हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। आज बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। हमारे द्वारा किए गए प्रयासों में से एक है ब्रह्मांड की खोज। तो ब्रह्मांड की गहराई में उतरने के लिए हमें रॉकेट इंजन का सहारा लेना पड़ता है। ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है, यानी हम इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चीज पर फोर्स लगाएंगे तो बदले में वे भी हमें उतना ही फोर्स देगी। तो फ्रेंड्स, अगर हमें ब्रह्मांड की सैर करनी है तो सबसे पहले समझना होगा रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को। तो चलो चलते हैं रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम पर। यह आपके सामने रॉकेट है, दोनों तरफ दो बूस्टर लगाए गए हैं। रॉकेट को पुश करने के लिए बूस्टर का उपयोग किया गया। इसमें रॉकेट की स्पीड उतनी नहीं मिलेगी, बट रॉकेट का भार उठाने के लिए काफी है। बूस्टर अलग हो चुके हैं। यहां पर ये फर्स्ट स्टेज समाप्त हुआ, सेकंड स्टेज शुरू हुआ, जिसमें लिक्विड फ्यूल स्टेज होता है। सैटेलाइट को ओपन किया गया। यहां पर ये सेकंड स्टेज समाप्त हुआ और थर्ड स्टेज शुरू हुआ, जो कि लास्ट स्टेज है, जिसे हम क्रायोजेनिक स्टेज बोलते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंजन है। इसमें लो तापमान पर इंजन को रखा जाता है। इसमें दो गैसों का इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तीसरा स्टेज समाप्त हुआ। जितने भी इक्विपमेंट थे उनको हम महासागर में गिराएंगे पैराशूट के माध्यम से। महासागर में इसलिए गिराया जाता है ताकि कोई भी जनहानि ना हो। बूस्टर रॉकेट को वैज्ञानिकों के द्वारा पैराशूट के माध्यम से समुद्र में गिरा दिया गया। तो फ्रेंड्स, यह आपने देखा। उसके बाद हम जानते हैं सौरमंडल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि सौरमंडल किसे कहते हैं। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के समूह को हम बोलते हैं सौरमंडल। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि सौर प्रणाली की खोज किसने की। अगर हम सौर प्रणाली को पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सौर प्रणाली की खोज किसने की और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया। तो सबसे पहले जानते हैं कि सौर प्रणाली की खोज किसने की। तो यह की थी कोपर्निकस नामक वैज्ञानिक ने, और ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें पता है कि जो सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से जो 6 ग्रह वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर अपनी परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे भी है, शुक्र और अरुण, ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अपनी परिक्रमा लगाते हैं। यह भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स। 2006 से पहले 9 ग्रह थे, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। लेकिन 2006 के बाद प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी संस्था बनाई गई जिससे यह काम दिया गया कि हमें किस ग्रह को ग्रह की श्रेणी में रखना है और किस ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटाना है। तो वह संस्था है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ। इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस, फ्रांस में है, और इसका जो स्थापना हुई 28 जुलाई 1919 में। इसका बिल्कुल बस यही काम है कि आपको यह ध्यान रखना है कि कौन से ग्रह को ग्रह की श्रेणी में रखना है और कौन से ग्रह को बोना ग्रह की श्रेणी में डालना है। तो उसी प्रकार जो प्लूटो है इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया।
अब जानते हैं प्लूटो की खोज कब हुई थी। इसकी खोज हुई थी 18 फरवरी 1930 को क्लाइड टोम्बे नामक वैज्ञानिक ने इस ग्रह की खोज की थी। 2006 में इस ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो इसका जो फर्स्ट कारण था वो था कि जो इस ग्रह की जो कक्षा है वृत्ताकार नहीं है, और जो इसका सेकंड कारण था वो था वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरता है। इसका सेकंड कारण क्या था कि यह ग्रह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि यह ग्रह किससे बना हुआ है। तो यह ग्रह नाइट्रोजन के बर्फ से, पानी के बर्फ से और पत्थर से बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इस ग्रह को सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा बोना ग्रह कहते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट है सबसे बड़ा बोना ग्रह कौन सा है, तो वो है एरिस। ठीक है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। 2006 के बाद कितने ग्रह थे? कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह। कितने? 8 ग्रह। जिसमें आपको इसका याद करने का तरीका देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको याद करना है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल। इन 4 ग्रहों को एक साथ याद कीजिए। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको अलग याद कीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये 8 ग्रह याद हो जाएंगे। चलो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। अब सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सन के बारे में, सूर्य के बारे में। क्योंकि अगर हमें ग्रह पढ़ना है, जो ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा सूर्य को। सबसे पहले जो सूर्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। सूर्य क्या है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। सेकंड, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है, व अन्य तत्व 2.5% है। उसके बाद सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। सूर्य के केंद्र पर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? सूर्य किरेट। क्या बोलते हैं उसे हम? सूर्य किरेट। उसके बाद सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस बोला जाता है, और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। जो सौर ज्वाला है उसके उत्तरी ध्रुव पर उसे क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर इसे बोला जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो इस सूर्य की जो एज क्या है, वो है, उम्र क्या है? 5 बिलियन वर्ष। इसकी जो उम्र है वो 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य में जो काले धब्बे दिखाई देते हैं, जो सूर्य है इसमें अगर वो काले धब्बे दिखाई देते हैं, वो किस कारण से दिखाई देते हैं? उसका कारण है क्योंकि उनमें से प्रकाश उत्सर्जित होना समाप्त हो जाता है। मतलब कि अब वो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, तो उसके कारण सूर्य में वहां पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो हमारा मिशन है वो है आदित्य L1, जिसे हम 2022 में लॉन्च करेंगे, और PSLV XL के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और जिस पॉइंट पर इसको स्टेबल किया जाएगा उस पॉइंट का नाम है लैग्रेंज पॉइंट। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि लैग्रेंज पॉइंट किसे कहते हैं। लैग्रेंज पॉइंट मतलब कि सूर्य और पृथ्वी, इसके बीच में अगर हम सीधी लाइन खींचे तो इसके जो मध्य में जो पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे लैग्रेंज पॉइंट। और इसका आदित्य L1 नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इस जो लैग्रेंज पॉइंट है इस पर क्या है, जो पॉइंट है वो है L1। ठीक है फ्रेंड्स। और जो सूर्य के पीछे का जो पॉइंट है वो है L5, जहां से इसको L1 पर इसको क्यों स्टेबल किया जाएगा? क्योंकि यहां से हमें जो सूर्य पर जो होने वाली जो भी घटना है उसकी हमें सही से इमेज मिल सके। अब इसके बाद हम जानने वाले हैं कि जो इसका लक्ष्य क्या है। जो हम आदित्य L1 जो मिशन सूर्य पर भेज रहे हैं, तो इसका लक्ष्य क्या है? सन के अलग अलग क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर और कोरोना, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए हम इस आदित्य L1 को, जो हमारा जो मिशन है, इसको हम सूर्य पर भेजने वाले 2022 में। ठीक है फ्रेंड्स। चलो अब चलते हैं आगे। अब हम जो अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बुध ग्रह के बारे में। हर ग्रह को हम अलग वीडियो में देखने वाले हैं ताकि आपको अलग से उस ग्रह के बारे में पूर्णतया जानकारी मिले, कोई भी जानकारी मिक्स ना हो। ठीक है फ्रेंड्स।
तो हम टॉपिक को यहीं पर एंड करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को लेक्चर का फ़ायदा मिल सके। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।